वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि बिलाखिर साबिक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से फैसला हो गया है और उनका बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज भी हो गया है। इस सिलसिले में आज उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतालिका दफात के तहत इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया था और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अब बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इन तमाम चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जिसमें रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का नाजायज इस्तेमाल और अफराद को नाजायज तौर पर नुकसान पहुंचाना शामिल है। ये तमाम चार्जशीट के अंदर चीजें शामिल की गई है। अब दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अब साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। उसूली फैसला ये हुआ है, इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की खुसूसी कंप्लेंट पर अब कार्रवाई का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाना, रियासती इदारों के खिलाफ बगावत के हवाले से इल्जामात हैं और इस तमाम सूरत हाल पर 2 रोज कबल सेनेटर फैसल वाडा बात भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो महज फैज हमीद को बचाने की एक कोशिश है और उन्होंने ये भी कहा था कि उनका फैसला यानी कि जनरल फैज हमीद का फैसला 14 दिसंबर से कबल हो जाएगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी एक जगह पर बात करते हुए। इसी सारी सूरत हाल पर हम अपने शो में बात भी करेंगे। आगाज करेंगे जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से और हमने दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब को, डिफेंस एनालिस्ट है, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी तो बात हो रही थी कि कोर्ट मार्शल का आगाज हो गया है, गालिबन ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है जिसमें उनको चार्जशीट किया गया है। अब इससे पहले इस पर बात उस तरह से नहीं की जा सकती थी, ऑब्वियसली पूरी डिटेल सामने नहीं थी, महज कयासराइयों पर बात हो रही थी। लेकिन अब जबकि चार्जशीट सामने आ गई है तो आप क्या समझते हैं कि ये केस किस तरह से चलेगा उनके खिलाफ आगे? ये केस है, आई थिंक काफी सारा फासला जो तय कर लिया, ये प्रोसेस जो है, बिकॉज आर्मी में जिस तरीके से पुलिस करती है इंक्वायरी और उसके बाद आपका चालान जमा होता है अदालत में, आप उसको अगर रिलेट करें तो पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड भी आते कन्फ्रंट किया जाता है अक्यूज को जी कि ये आपके चार्जशीट है और उसके बाद करते हैं तो उस जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाता है और अगर वो फाइट करना चाहते हैं अपने वकला के जरिए तो वो उनको होती है। बाकी जो चार्ज आई थिंक बड़े क्रिटिकल है, आप कह लें सेंसिटिव हैं, बिकॉज इसमें अगर चीजें साबित होती हैं असॉल्ट द स्टेट खासा साजिश का जो आंसर है तो इस पे फिर आई थिंक बहुत सख्त कार्रवाई हुई। दूसरा, फौज ने एक पहले भी अपना डिसिप्लिन बरकरार रखा है, लेकिन अभी एक प्रेसिडेंस नया सेट हुआ है कि आप जितने मर्जी ताकतवर हों, आप 3 स्टार हों, 4 स्टार हों, अगर इस मिलिट्री के डिसिप्लिन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, चाहे वो सर्विंग कैपेसिटी में हो या रिटायर्ड कैपेसिटी में, तो उस पे फिर कोई बख्शिश नहीं है। तो ये एक आई वुड से एक नई बार सेट हो रही है डिसिप्लिन की और ये खुशाइंदा है। बाकी ये है कि दे हैव एन ऑप्शन, इसको फाइट करें और उसके बाद फिर उनके पास अपील का हक भी होगा, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है और प्रेसिडेंट तक जा सकते हैं। राइट सर, लेकिन आपको क्या लग रहा है इन तमाम चार्जशीट के चीज़ों को देखते हुए कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना, रियासत को नुकसान पहुंचाना, अपने मफादात के लिए सियासी इमा पर, किसी के कहने पर अपने सरकारी जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी सीट से आगे फैसले करना, क्या ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तमाम जराइम हम कह सकते हैं इनको हम, वो ऐसे हैं कि उनकी बात महज किसी सज़ा के बगैर ख़त्म हो जाए या इसके ऊपर बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इस आर्मी के डिसिप्लिन के मुताबिक या कवानीन के मुताबिक? जी, आर्मी में तो अगर 2 बंदे भी हो ना इकट्ठे होकर, लेट से अगर कोई कॉन्स्पायर करते हैं तो उसकी भी बड़ी सख्त सजा है। ये तो एक पूरा नेटवर्क था और जो आई थिंक इंफॉर्मेशन अभी तक आई है उसमें आई थिंक दे हैव इररिफ्यूटेबल एविडेंस है मिलिट्री के पास। एक तो फिजिकल एविडेंस, फिर शातें होंगी, उसके बाद फोरेंसिक एविडेंस है जो डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट किया होगी, डेटा उनके इंस्ट्रूमेंट्स में से निकला होगा और फिर साफ जाहिर है अगर वो नेटवर्क चला रहे थे और तो काफी सारे और लोग भी इसकी लपेट में आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में चारों चार्जेस की इंडिपेंडेंट जो है लेट्स से जो ट्रायल होगा इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज हर चार्ज की फिर अपनी अपनी वो पनिशमेंट है।
तो मेरे ख्याल में इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा अंडर्स के अगर उसको डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज फौज में अपना इतना बड़ा स्टेप कभी भी ना लेती अगर उनके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस ना होता। दूसरा है कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हरकतें हमने देख ली हैं, चाहे वो 9th में हो करके एक खूनी इनकलाब लाने की कोशिश में और मिलिट्री के डिसिप्लिन को तबाह करने की एफर्ट की कि बाहर से कॉल्स आई और उन्होंने अटैक किया इंस्टॉलेशन पे। जी। उसके बाद फिर आपने उसको ट्रिवियलाइज भी किया, उसका मजाक उड़ाया कि जी कुछ भी नहीं हुआ था और फौज ने रोका क्यों नहीं एंड ऑल दैट। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी जो आगे आप देखते हैं बाद में इस्लामाबाद प्रोटेस्ट हैं उसमें भी यही एफर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ऐसा चल नहीं सकता अगर इस तरीके से चीजों को छोड़ दिया जाए। तो कल कोई भी जाके बड़े आराम से स्टेट पे आपके शहरी इलाकों पे आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे चढ़ाई कर सकता है एंड देन दे कैन गेट अवे विद इट। मेरे ख्याल में इसमें बड़ा सख्त एक्शन होगा। दैट्स राइट सर। लेकिन फैजाबाद धरना जो था उस हवाले से भी जो उन्होंने इंटरवीन किया था और उनकी वसासत से अगर कोई मुआहिदा तय पाया था तो वहां पर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट तो सामने आ गए ना। 9th में भी फैजाबाद धरना भी इन तमाम मामलात में अगर वो किसी एक पर्सनालिटी, चाहे वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी, हम खान साहब की बात कर रहे हैं, उनके कहने पर वो ये तमाम मेयर्स लेते हुए पाए जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये ऐसी चीजें हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है और एक मरतबा फिर वो जो दूसरे नाम है जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो भी इसकी लपेट में होंगे? और क्या वो हमारी पाक अफवाद से ही होंगे या फिर पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है? क्योंकि खान साहब के हवाले से भी अब खबरें हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला कि उनका भी कोर्ट मार्शल शुरू किया जाएगा अब। इसमें देखें रूल तो बड़ा क्लियर है। अभी तक अगर आप देखें 9th में ऑनवर्ड जो अकाउंटेबिलिटी थी विद इन दी मिलिट्री वो तो कर छोड़ी। आपने देखा होगा कि जिसमें एक 3 स्टार थे, फिर आई थिंक कपल ऑफ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ मेजर जनरल्स थे, जहां पे की खिलाफ वर्जी पाएगी या कोताही पाएगी उनको तो पनिश कर दिया गया। सम पीपल वर डिसमिस्ड। फौज ने अपना इंटरनल और सुनने में आया कि इनको ऐसा आपको इवन रिटायर बाद कुछ वार्निंग्स भी दी गई थी कि जी ये काम आप ना करें, लेकिन आई थिंक सिस्टर डोनेट शायद वो समझते थे किसी तरीके से दोबारा वो बैलेट से पास सरकार में आ सकते हैं वट एवर। बाकी आज अगर सिविलियन कोलैबोरेट करते हैं इसकी मिसालें हैं और हर जगह इट इज यूनिवर्सल, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, कोई भी जैसे मिलिट्री जो यहाँ पे रेगुलर मिलिट्रीज हैं वहां पे ये मतलब रूल्स है कि अगर सिविलियन कोलैबोरेट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट तो वो उसमें मिलिट्री के लॉ या मिलिट्री के एक्ट में आते हैं। इसमें इमरान खान के टाइम पे कुछ पनिशमेंट्स हुई थी जिसमें कुछ आई थिंक स्पाइंग के चार्जेस थे, उसमें भी आई थिंक 2-3 सिविलियंस को सजा हुई थी बिकॉज दे वर इन्वॉल्व। इस तरह देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फौज में या बाकी सर्विसेज में सिविलियन काम करते हैं, उनको हम कहते हैं सिविलियन पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टिमेट्स। इस तरह हमारी जो इंडस्ट्री है वाह है, टेक्सला है, उसमें 80% सिविलियंस काम करते हैं। इसी तरह आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो इस लिहाज से जब आप या तो काम कर रहे हैं उसके अंदर, रिटायर्ड हैं, या आपने कोलैबोरेट किया तो इन एनी केस आप मिलिट्री एक्ट के अंडर आते हैं। इस पे लोग इसको ट्विस्ट करने की, इट्स वेरी क्लियर। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आप मिलिट्री गैरजन पे असॉल्ट करें, आप मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को अंडरमाइन करने का। और लोगों ने लाइव कॉज देखी किस तरीके से एक फेक बहाना बयानिया बनाया गया खुदा ना खास्ता कि चेन ऑफ कमांड टूट गई है और आर्मी चीफ के साथ ये हो गया है और बस अभी बगावत होने वाली है। तो आप इंसाइट कर रहे थे, वही फार्मूला बाद में आई थिंक इस्लामाबाद में भी अप्लाई किया गया जिस तरीके से इन्होंने एक फेक नैरेटिव भरा। तो मेरे ख्याल में जो भी सिविलियन इन्वॉल्व होंगे, और शायद अभी जब जो ट्रायल आगे चलेगा, आई डोंट नो इन्होंने किस किस चीज पे कन्फेस किया है ऑलरेडी, क्या क्या शवायद मिले। आई एम श्योर इस लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है तो उसमें पीटीआई की लीडरशिप के जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो भी शायद मिलिट्री एक्ट के अंडर ही उनका ट्रायल होगा। अच्छा सर, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि बहुत क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या इससे पहले कोई तारीख मौजूद है अफवाज पाकिस्तान में ऐसी? क्योंकि ये जो एक खुद एहतसाबी का अमल है, इसको ऑब्वियसली ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, तो इससे पाक फौज के कद में और ज़्यादा इजाफा होगा। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी को करना और उसको समझना, उससे आगे जाना, उन तमाम हदूदों को, युद्ध को क्रॉस करना, क्या इतना आसान होता है आपके ख्याल में सर? ये आसान तो नहीं होता। ये तो आई थिंक एक सिपाही को भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हर महीने एक सिपाही से लेके औसत हर कोई साइन करता है एक रजिस्टर कि हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मद्देनजर रखते कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। बाकी फिर चेन ऑफ कमांड उसका ख्याल रखती है। एक दफा आप कहते हैं दानिस्ता तौर पे ये हो जाता है। ये हर जगह है बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट से मुराद उसमें मिलिट्री सीक्रेट्स हो सकते हैं, प्लान हो सकते हैं, या स्टेट के लेट्स से अगर इवन कोई बाहर से डिप्लोमेटिक चैनल से कोई खत आता है तो आप इस तरह डिस्प्ले नहीं करते। इसमें आपको याद होगा कि ट्रंप ने
अपनी एक बुक लिखते हुए एक जो ऑथर था उसको एक स्टेटमेंट सिर्फ दिया था और वो रिकॉर्ड हो गया था कि जो है ना इस तरह की बात हम डाल देते हैं विच वाज रिलेटेड टू अ स्टेट सीक्रेट, और उनको उसके अंदर डेफिनेटली उनको चार्ज किया गया था। बाद में ठीक है, अभी उनको इम्यूनिटी है तो शायद वो बच जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी एक्शन लिया गया। तो इट इज ऑल ओवर, इसमें स्पाइंग भी आ जाती है। अगर आप खुदा ना खास्ता कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट निकालते हैं अपने ऑफिस से और ले जाते हैं घर में, तो ये बेशुमार चीजें हैं। फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ही आता है कि आप सेबोटाज और वो नहीं कर सकते। बाकी जो चीजें तो लोगों ने लाइव देखी हैं। आई डोंट नो इसमें पाकिस्तानी कौम इतनी मासूम क्यों बनती है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, और फिर पीटीआई ने एक बयानिया बनाया जी कि हमें तो ल्योर इन किया गया। तो अभी उनसे कोई पूछे कि इस्लामाबाद में फिर कौन ल्योर इन करके लाया है और यहाँ पे एक डिफरेंट बयानिया बनाएगा, तो मेरे ख्याल में दे वांटेड केओस, खुदा ना खास्ता डिसरप्ट हो जाए और अवाम और फौज लड़ पड़े, उसके बाद जो है मिलिट्री चेन ऑफ कमांड टूट जाए। और उसके साफ जाहिर है उसके फिर रिजल्ट वही है जो लिबिया में हुआ, जो सीरिया में इस वक्त हो रहा है। जब मिलिट्री आपकी फारिग हो जाती है तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता बहनों, माओं को, बेटियों को सर ये और तो शहरियों बहुत को। तो बहुत ही डेंजरस चीज है अगर इसको इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही है किसी भी लेवल के ऊपर। तो आप समझते हैं कि खान साहब अभी ये जो एक नई कॉल देने वाले हैं सिविल नाफरमानी के हवाले से, कहा जा रहा है कि ये भी जनरल फैज हमीद को बचाने की कोशिश है। क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश अगर की जाती है तो वो किसी भी पॉइंट के ऊपर उनको कोई सेफ्टी दे सकते हैं, कम्युनिटी दे सकते हैं इन केसेस के हवाले से जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनके खिलाफ? उसमें एक अपसर्ड सा आई थिंक बयानिया चल तो रहा है, उसमें बायकॉट की अपील हैं, अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग अमेरिका से बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा सोशल मीडिया पे ही हर चीज हो रही है। सोशल मीडिया पे इंकलाब आया था 9 मई का, सोशल मीडिया पे आया इंकलाब 24 नवंबर का, और मेरा ख्याल है ये कैंपेन भी सोशल मीडिया पे ही रह जानी है। तो इसमें आई डोंट थिंक पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ है। देखिए, अगर कहा जाता है जी करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, तो इस्लामाबाद पिंडी से तो कोई बंदा ही नहीं निकला। वहां पे वही 20-25 हजार आप अगर केपी से लेके आए जिसमें से आधे अफगानी थे। तो ये मेरे ख्याल में इसमें इट्स इजियर, आजकल सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप कर सकते हैं, लेकिन कोई इस चीज को घास नहीं डालेगा और ना ये आई थिंक कैंपेन कामयाब होगी। दूसरा ये कि बायकॉट करना है तो इजरायली प्रोडक्ट्स का करें, अब बायकॉट करना है तो इंडियन प्रोडक्ट्स का करें। आप अपने मुल्क की जो लेट्स से इंडस्ट्री उसको क्यों धचका लगाना चाहते हैं? एक absurd सा आई वुड से नैरेटिव है जो बाय एंड लार्ज अवाम ने रिजेक्ट किया है। ये भी कैंपेन 7 दिसंबर को मेरे ख्याल लॉन्च होनी थी, वो तो गुजर गया। अभी आई डोंट नो कौन सी डेट को ये अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे इन तमाम मामलात के ऊपर से जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले से चार्जशीट तैयार हुई है उसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। शो में आगे भी बढ़ेंगे लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।